एससी एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत है। आज देखिए साइंस का हम क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं और इस साइंस के क्लास में बहुत ही मजेदार टॉपिक, सबसे बढ़िया चीज आपका लेकर के आए हैं जल। और जल के बारे में हमारा उद्देश्य है आज के क्लास में कि आप सभी लोगों को प्रतियोगी परीक्षा में जितने जल से क्वेश्चन आते हैं, देखिए जल से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। और आज जो है इस क्लास में जल के एक एक पॉइंट को मैं बताने वाला हूं। आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप जल के हर एक मैटर को समझ सकें। तो आइए जल के एक एक बिंदुओं पर, जल के एक एक पॉइंटों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ये जल का रासायनिक सूत्र है H2O, लेकिन अगर कह दिया जाए कि जल का रासायनिक नाम क्या है तब बहुत से लोग सोच में पड़ जाते हैं। जब पूछा जाता है कि जल का रासायनिक सूत्र, तो सूत्र तो हो गया H2O। अगर कह दिया गया कि जल का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका जो जल का रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम, देखिए बहुत मार्के की बात है, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम में आता है हाइड्रेट। रासायनिक नाम है जल का क्या? हाइड्रेट। बहुत से लोग केवल H2O ही कहते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र H2O, लेकिन जानिए जल का रासायनिक नाम हाइड्रेट। लेकिन अगर यही जल जब स्वतंत्र रहता है तो हाइड्रेट कहलाता है, लेकिन जब यही जल लिगैंड की भांति कार्य करता है, देखिए लिगैंड की भांति, जब यह लिगैंड की भांति कार्य करता है तब इस जल का नाम क्या होता है? लिगैंड का मतलब यह होता है किसी धातुओं से जुड़े रहना। जब यह जल किसी धातु से जुड़ जाता है, जैसे मान लीजिए कि आते हैं इस तरह के यौगिक FeH2O का 6, तो जब यहां पर जल का 6 है, इसका मतलब कि यह आयरन धातु से क्या है? जुड़ा है। और जब यह धातु से जुड़ा है तो इसको क्या कहेंगे? लिगैंड कहेंगे। अगर इस भाषा में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सुनिए, जब जल अकेले रहेगा, जब जल स्वतंत्र रहेगा तो उसको हम हाइड्रेट कहेंगे। लेकिन जब जल किसी का चमचागिरी करेगा, जब किसी के अंडर में काम करेगा, तब उस जल का नाम एक्वा होता है। तब उस जल का नाम एक्वा होता है। उसी को जब जल किसी का चमचागिरी करे, जब जल किसी के अंडर में रहे, तो हम कहेंगे उसे लिगैंड। और जब लिगैंड कहेंगे तो लिगैंड की भांति जब वो कार्य करेगा जल, तो उसका नाम क्या कहलाएगा? एक्वा। और जब वही स्वतंत्र रहेगा तो उसका नाम क्या कहलाएगा? हाइड्रेट। जैसे कहते हैं 5 हाइड्रेट, 10 हाइड्रेट, 24 हाइड्रेट, तो यहां पर हाइड्रेट जल का क्या है? रासायनिक नाम है। आइए जल के बारे में और तमाम चीजें जानते हैं। आप जान गए ना, लिगैंड की भांति रहेगा तो एक्वा, और यहां पर इसका रासायनिक नाम H2O और इसका स्वतंत्र नाम हाइड्रेट। तो जल का हाइड्रेट भी नाम है और जल का नाम एक्वा है। आगे बढ़िए, अगर हम जल के बारे में बात करें, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए अगर हम एक रेखा खींच लें और इस रेखा पर हम ताप को दर्शा लें, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, इसी तरह चलता रहेगा आगे। इधर आइए, -1 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद -2 डिग्री सेल्सियस, इसी तरह -3 डिग्री सेल्सियस, डट डट डट। यह हम ताप इसलिए लिखे हैं कि इस ताप पर ही आपको पूरे जल का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। और यहां पर सभी लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल होता है वह क्या बन जाता है? बर्फ। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर
जल किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। और ठोस अवस्था में क्या बनता है, क्या कहलाता है? बर्फ। एक बात समझिए, ये जो बर्फ बना है, आप दिमाग लगाइए, ये जल से ही अर्थात द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदला है। तो यहां पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन खड़ा होता है, ये बताइए कि द्रव से जब ठोस में बदलेगा तो इसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक, यहां पर द्रव से मतलब कि यहां पर ताप में परिवर्तन होगा। तो जब द्रव के ताप में परिवर्तन होगा अर्थात ताप घटेगा, तो घटते घटते यह क्या बन जाएगा? इसके अणु पास पास आ जाएंगे और यह बन जाएगा बर्फ। लेकिन एक आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज यह है कि जब यही बर्फ गल करके क्या बनता है? द्रव बनता है। जब यह बर्फ गल करके द्रव बनेगा तो यहां पर इस बात को समझिएगा कि बर्फ गलेगा तो जल बनेगा। बर्फ क्या होगा? गलेगा। तो गलन होने पर क्या बना? जल बना। लेकिन प्रश्न क्या है कि बर्फ से जल बनने में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और जब बर्फ गल करके जल बनेगा तो ऊष्मा की आवश्यकता होती है और उसको कहते हैं बर्फ की गुप्त ऊष्मा। और बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? 80 किलो कैलोरी। 80 किलो कैलोरी बर्फ की गुप्त ऊष्मा। गुप्त का मतलब होता है छुपा। देखिए, गुप्त का मतलब छुपा हुआ। मतलब बर्फ जब गल करके जल बनेगा तो वह कितना ऊष्मा लेगा? 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। अगर 1 ग्राम बर्फ गल करके क्या बना दिया? जल, तो यहां पर कितना कैलोरी ऊष्मा लेगा? तो 80 किलो कैलोरी। लेकिन जब जल को, देखिए यहां पर क्वेश्चन, जब जल को हम गर्म करेंगे अर्थात जल को गर्म करेंगे तो उसका वाष्पन होगा, और वाष्पन होगा तो बनेगा भाप। क्या बनेगा? भाप बनेगा। तो जब जल से भाप बनता है तो जल जब तक ऊष्मा नहीं लेगा तब तक भाप नहीं बनेगा। ठीक, तो जब जल से भाप बनता है वहां पर आपका जो है 586 किलो कैलोरी 586 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा ली जाती है। जब जल इतना ऊष्मा 1 ग्राम में लेगा तब वह किस में बदलेगा? भाप में बदलेगा। तो यह दो चीज, ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है और ये जो है गलन की गुप्त ऊष्मा है। मतलब बर्फ को इतना ग्राम प्रति किलो कैलोरी, मतलब कि 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा मिलेगा तो बर्फ से जल में बदलेगा। अगर जल को 586 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा मिलेगा तो किस में बदलेगा? भाप में। चलिए, तो यह दो बातें जान गए। इस पर आइए, आप सभी लोग जानते हैं अगर एक क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछता है कि यह बताइए कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो आप बहुत आसानी से कहेंगे कि सबसे अधिक, सर्वाधिक कह लीजिए, सर्वाधिक घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो यह बताइए कि यदि जल का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है तो पूछ दिया जाए कि सबसे कम आयतन कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो आप कहेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर। सबसे कम आयतन भी पूछ दे तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, और सर्वाधिक घनत्व पूछ दे तब भी 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों? तो क्यों का जवाब लीजिए। घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटा में आयतन। यहां पर डी किसको डिनोट करेगा? घनत्व को। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। देखिए, आयतन जो होता है ना,
ये आयतन अगर अधिक होगा तो घनत्व कम होगा, और घनत्व आयतन कम होगा तो घनत्व अधिक होगा। ये इसका उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती जिसको कहते हैं। तो जो बटा में लिखा रहेगा उसका यह उल्टा होता है, और जो ऊपर लिखा रहेगा वह इसका सीधा होता है। इस भाव में समझिए, सीधा माने समानुपाती और उल्टा माने व्युत्क्रमानुपाती। तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, लेकिन आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। आयतन जब कम होगा तो घनत्व अधिक होगा। तो बोलिए, आयतन सबसे कम कहाँ होगा? जब 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम आयतन होगा तो घनत्व सबसे अधिक होगा, क्योंकि यह कम तो इसका उल्टा ये अधिक। तो चलिए, ये आप बात जान गए कि 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक घनत्व होता है और सबसे कम आयतन भी 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब हम इधर बढ़ते हैं, किधर 3, 2, 1, 0 की तरफ जाते हैं, तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व जो है ये घटता है, घनत्व कम होता है, कम होता है। कब? जब आप 4 डिग्री सेल्सियस से 0 की तरफ जाएंगे तब। और इसके विपरीत अगर जाएंगे इधर आयतन, तो देखिए यहां पर सबसे कम आयतन होता है, लेकिन जब जाएंगे बर्फ की तरफ तो आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, बढ़ता है। देखिए, आप एक सुने होंगे कि अगर ठंडा के दिनों में जो जल की पाइप लाइनें होती हैं वह ठंडा के दिनों में फट जाती है। क्यों? तो जो जल है वो बर्फ में बदलता है और बर्फ का आयतन बढ़ जाता है और घनत्व कम रहता है। तो जब आयतन बढ़ जाता है इसलिए पाइपें क्या होती है? फट जाती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस से 0 की तरफ जाने पर आयतन बढ़ता है और घनत्व कम होता है। लेकिन अगर यहां पर 4 डिग्री सेल्सियस से और 5, 6, 7, 8 डिग्री सेल्सियस आगे बढ़ा जाए तब भी आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? एक जल का गुण, जल का हम गुण पढ़ रहे हैं और गुण में यह बता रहे हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस से अगर 0 की तरफ जाया जाए तो आयतन बढ़ता है, अगर 4 डिग्री सेल्सियस से अगर आगे की तरफ 5, 6, 7 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाया जाए तो आयतन बढ़ता है। लेकिन जब इधर जाया जाए तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन जब बढ़ता है तो घनत्व घटता है। यह आपको सूत्र में पहले ही बता दिए, घनत्व कम होता है, घनत्व कम होता है। ये जल का गुण है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछ देता है, कहेगा ना, सुनिएगा क्वेश्चन, कहेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक यदि जल को गर्म किया जाए तो उसका आयतन सदैव बढ़ेगा, उसका आयतन सदैव घटेगा, उसका आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, उसका आयतन पहले बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। इस तरह के आपके विकल्प दिए जाते हैं। तो अगर आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको समस्याएं नहीं आएंगी कि 4 डिग्री सेल्सियस से दोनों तरफ जाइए आयतन बढ़ता है, 4 डिग्री सेल्सियस से दोनों तरफ जाइए तो घनत्व क्या होता है? घटता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सबसे अधिक होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे कम होता है। तो ये आपका बात रहा यहां पर ताप परिवर्तन पर पड़ने वाला प्रभाव। ठीक। दूसरी चीज, आप सभी लोग जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये बर्फ क्या होता है? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस जो ताप है ये जल का क्या है? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक आप सभी लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर कह दिया जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो ताप है यह जल का हिमांक है।
जल का हिमांक। हिमांक का मतलब क्या होता है, अगर इसका संधि विच्छेद कर दें तो हिम प्लस अंक, हिम माने जमुना, अंक माने जिस अंक पर, तो 0 अंक पर ये हिम हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा, इसलिए यह 0 डिग्री सेल्सियस जल का हिमांक होगा। अब बात आती है गलनांक का। तो देखिए जल का गलनांक नहीं होता, गलनांक बर्फ का होता है। तो जो जल से बर्फ होता है उस बर्फ का गलनांक, तो बर्फ का गलनांक भी होता है 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ क्या होता है, गलना प्रारंभ करता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस जो ताप है ये बर्फ का गलनांक, 0 डिग्री सेल्सियस जल का हिमांक और 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप समझे हैं जल के गुणों को, अब आगे हम जानेंगे जल की और बातें। जैसे आता है आपका साधारण जल, साधारण जल, साधारण जल किसको कहते हैं, भारी जल किसको कहते हैं, भारी जल, इसके बाद आसूत जल। हम 3 जल को कवर करने वाले हैं। आसूत जल, देखिए भारी जल, साधारण जल, भारी जल और आसूत जल, इन तीनों बात को समझ लीजिए। साधारण जल में आता है H2O, साधारण जल का सूत्र H2O। अगर इसका अणुभार देखा जाए तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन का 16, 1 2 2 और 16 18। जल का अणुभार कितना होता है, 18, वो भी किस जल का, साधारण जल का। लेकिन भारी जल का सूत्र होता है D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड। और डी जो होता है यहां पर देख लीजिए, जो डी होता है यह 1H2 के बराबर होता है। मतलब हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक ड्यूटीरियम कहलाता है 1H2, और 1H2 को हम कहते हैं कैपिटल डी ड्यूटीरियम। तो इसका परमाणु भार कितना होगा, 2, तो यह 2 है, तो 2 दूनी के 4, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 2 दूनी के 4 और 16 20। तो यही है भारी जल का अणुभार 20 और साधारण जल का अणुभार 18। अब आइए बात आती है आसूत जल। ठीक, तो एक बात समझिए, जो हम लोग जल का प्रयोग कर रहे हैं उस जल में लवण घुला होता है, और जब उस लवण को हम वाष्पन की क्रिया द्वारा अलग कर देते हैं, मान लीजिए कि एक फ्लास्क ले लिए, एक पात्र ले लिए और इसमें हम क्या किए कि गर्म कर दिए। किसको गर्म कर दिए, जल को। देखिए यहां पर गर्म करके आपको दिखा दे रहे हैं। अगर ये जल है, इस जल को गर्म कर दिए, एक ऐसा पात्र ले लिए कि ये वाष्पित होकर के चला आया इसमें। जैसे ही इसमें आता है ये जल, ये वाष्पन के द्वारा, तो यहां पर आपका नीचे पेदी में लवण रह जाएगा और जल यहां से उठ करके चला आएगा इसमें। तो कहेंगे कि यह जल क्या है, आसूत जल। बिना लवण वाला जल, जिसमें लवण न हो, बोलिए, इसमें लवण नहीं होगा। और जब लवण नहीं होगा, ठीक, तो ये जल क्या कहलाएगा, आसूत जल। आसूत जल का ही पीएच मान होता है करेक्ट 7.0। यहां पर देखिए आसूत जल का पीएच मान, आसूत जल ही शुद्ध जल है। एक और चीज, जो आसूत जल है ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। जल का न तो कोई रंग होता है, न कोई गंध होता है, न कोई स्वाद होता है। एक और बात सुन लीजिए, शुद्ध अवस्था में जो आसूत जल होता है यह विद्युत का कुचालक होता है। जल शुद्ध अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, जबकि अगर उसमें लवण घुले हों तो जल विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा।
आप देखते भी हैं कि जब किसी पात्र में ना जल को गर्म किया जाएगा और जल धीरे धीरे वाष्पित होकर खत्म, तो उसके पेदी में एक सफेद पाउडर जैसा दिखता है, और जो सफेद सफेद दिखता है ना वही लवण है। और वही लवण छोड़ करके जल क्या होता है, निकल जाता है, और जो जल निकल जाता है वही जल आशुद्ध जल कहलाता है। तो चलिए यहां पर आप तीन बातों को समझ लिए, आशुद्ध जल, भारी जल और साधारण जल। अब आगे हम इस कवर करने वाले हैं वीडियो में जल से अधिक क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाला, ये सभी आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे आप कह दिए कठोर जल, देखिए कठोर जल, जल के कंडीशन कठोर जल है, और एक आपका आता है मृदु जल। देखिए कठोर जल, मृदु जल। तब मृदु जल किसको कहते हैं, तो बहुत आसान है, मृदु जल बहुत आसान है। केवल क्या कहिए, जिस जल में साबुन घोलने पर झाग देगा उसको मृदु जल कहेंगे। मान लीजिए उस जल में आप साबुन घोल रहे हैं, झाग दे रहा है, तब तो मृदु जल है। अगर उसमें जल में साबुन घोल रहे हैं और झाग नहीं दे रहा है तो कठोर जल है। तो कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं देता है और मृदु जल साबुन के साथ झाग देता है। आइए इससे प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, तो पूछा जाता है सबसे पहला चीज कि कठोर जल किन लवणों के कारण होता है। तो यहां पर आएगा आपका कि कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण, कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवणों के कारण जल क्या होता है, कठोर होता है। परीक्षा में पूछता है कि कठोर जल जो है किस कारण से होता है, तो उसमें देगा सोडियम एवं मैग्नीशियम के लवणों द्वारा, पोटेशियम एवं कैल्शियम के लवणों द्वारा, कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवणों द्वारा। तो आपका ऑप्शन सही होगा कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण द्वारा। तो इसी का जब लवण रहेगा तो जल क्या होगा, कठोर। इसके अलावा किसी का भी लवण रहेगा तो जल कठोर नहीं होगा। ठीक, कठोरता भी दो तरह की होती है, अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता, और दूसरा होता है अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता। देखिए ये दो तरह की कठोरता होती है। अस्थाई कठोरता में आपको बता दें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिलकर कुल मिलकर 4 लवण, एक आता है कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और दूसरा आता है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। बस शॉर्टकट में अगर कहना हो तो कहेंगे कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड वाले लवण, सल्फेट व क्लोराइड वाले लवण ही अस्थाई कठोरता प्रदान करते हैं, जबकि अस्थाई में मात्र एक ही कंडीशन आता है, दोनों का एक एक। जैसे कह देंगे आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, अगर बाइकार्बोनेट वाले लवण घुले हैं तो अस्थाई कठोरता, यदि सल्फेट व क्लोराइड वाले लवण घुले हैं तो अस्थाई कठोरता। ठीक, यहां पर ये आपको दिमाग में रखना होगा कि कैल्शियम के सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट और क्लोराइड वाले लवण अस्थाई कठोरता, अब बाइकार्बोनेट वाले अस्थाई। ठीक, अब एक चीज और यहां पर मुख्य बात, अस्थाई कठोरता को दूर करने की विधि। तो एक चीज याद रखिएगा, इस कठोरता को दूर करने की विधि का नाम याद रखिएगा, परीक्षा में आपका थोड़ा सा भी गलती नहीं होना चाहिए। ये है आपका, कहते हैं कैलगन विधि, या इसको कैलगॉन विधि। कैलगॉन विधि द्वारा अस्थाई कठोरता दूर की जाती है। और एक है जियोलाइट, जियोलाइट कई बार परीक्षाओं में ये पूछता है कि
निम्न में से किसके कारण अस्थाई कठोरता दूर होती है? तो कैलगान है, जियोलाइट है। जियोलाइट अगर नहीं देगा तो वहां पर देगा परम्यूट्यूट विधि। तो ये कैलगान हो या जियोलाइट या परम्यूट्यूट विधि, इन विधियों द्वारा अस्थाई कठोरता को दूर किया जाता है। जबकि अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए एक तो है बहुत आसान उपाय, उबाल कर, और नहीं तो परीक्षा की दृष्टि से दे देगा। यहां पर दूसरा विधि आता है क्लार्क विधि। क्लार्क विधि द्वारा अस्थाई कठोरता दूर की जाती है। तो जानते हैं परीक्षा में क्या करेगा, 2-3 विधियां यह दे देगा, एक इसमें से दे देगा, आप कहेगा कि निम्न में से कौन सी विधि अस्थाई कठोरता को दूर करती है। तो वहां पर आप दिमाग में क्या रखेंगे, क्लार्क विधि। तो ये परीक्षा में कई बार पूछा भी है। तो कैलगान, जियोलाइट या परम्यूट्यूट विधि, ये आपका अस्थाई कठोरता दूर करता है, और ये दोनों आपका क्या करता है, अस्थाई कठोरता दूर करता है। तो इस प्रकार आप समझ गए कि कठोर जल कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण के कारण होता है। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड वाले लवण होंगे तो अस्थाई कठोरता, यदि कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट वाले लवण होंगे तो अस्थाई कठोरता। तो इसको जरूर याद रखिएगा कि बाइकार्बोनेट अस्थाई के लिए और सल्फेट और क्लोराइड वाले अस्थाई कठोरता के लिए। तो देखिए हम यहाँ पर क्या क्या कवर कर लिए, जल के गुणों के बारे में बता दिए। इसके बाद आपका भारी जल, साधारण जल, आसूत जल, जल की कठोरता में आपका अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता। इसके बाद मृदु जल। अब मृदु जल में कुछ नहीं है, बस इतना ही जानना है कि जो जल साबुन का झाग देता है वो मृदु है, और जो नहीं देता है वो कठोर जल है। ठीक, तो आपको इसमें से समझिए कि परीक्षा में जरूर पूछ देता है। अगर जल से क्वेश्चन आ गया तो जो आपको इस क्लास में बताए हैं इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो चलिए आज जल में इतना ही, आगे फिर पढ़ेंगे अगले टॉपिक को। धन्यवाद।